नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वें बीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें टोटल 150 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो ये प्रश्न हैं पूर्णतः एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो प्रैक्टिस सेट किसका है तो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। इस बार का जो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है जितना हम बोले उससे बहुत ही बेहतर है। इस बार का क्वेश्चन क्वालिटी डिस्कशन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बीपीएससी एग्ज़ाम और बीपीएससी जो टीचर देंगे उनको भी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प करेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपके वॉल्यूम 1 है, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन आपके गलत है। तो देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। पूरा पाषाण काल की बात चल रही है तो ये गलत है। पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी था। इस युग में बिदारनी एक प्रमुख औजार था। क्लीवर, बिदारनी को क्लीवर बोलते हैं तो ये ठीक है। इस युग के निवासी सोहन घाटी से मिले हैं। सोहन घाटी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस युग में खंडक को क्या बोलते हैं तो चॉपर बोलते हैं। तो इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। तो ए पॉइंट आपका ठीक है। बी सी डी आपके ठीक है। ए आपके गलत है और आपसे गलत कथन पूछा गया था। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है तो विचार कीजिए। उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक था, ये ठीक है। दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने तक था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो नर्मदा नदी है इससे नीचे तक भी था, आपके महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है, फिर भी इसे सही माना गया है। उसके बाद है कि पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मकरान तक है, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। पूर्व में इसका विस्तार गंगा नदी घाटी तक है, ये आपके गलत है। गंगा नदी घाटी तक नहीं है तो इसका विस्तार है कहाँ तक। तो आपको ध्यान रखना कि इसका जो विस्तार है पूर्व में आलमगीरपुर तक है। आलमगीरपुर तक है। जो आलमगीरपुर है किस नदी किनारे स्थित है तो आपको ध्यान रखना है हिंडन नदी किनारे स्थित है। हिंडन नदी किनारे स्थित है। तो आपके 4 वाला गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 आपके सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा एक पॉइंट। उत्तर में देखिए मांडा है, क्या है उत्तर में मांडा है। दक्षिण में दैमाबाद है। दक्षिण में दैमाबाद है और दैमाबाद कहाँ पर है तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में है। पूरब में आलमगीरपुर है और पश्चिम में आपके सूतकांगे डोर है, ठीक है। सूतकांगे डोर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है तो विचार कीजिए। सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी तो बिल्कुल ठीक है। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीत्मा कहा गया है, ये भी ठीक है। आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है जो सबसे पवित्र नदी है ये सरस्वती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी तो सिंधु थी, ठीक है। तो तीनों के तीनों आपके सही है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, विचार कीजिए। जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाते थे। दिगंबर नहीं, तीर्थंकर कहलाते थे, ठीक है, तीर्थंकर कहलाते थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं तो ठीक है। 24वें कौन थे तो 24वें आपके महावीर थे। जैन धर्म में अजीतनाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर बनते हैं तो ये पॉइंट आपका ठीक है। जो संभवनाथ है इसके बारे में बिहार दरोगा भी सवाल पूछ चुका है। तो इसमें देखिए 2 और 3 आपके सही है, 1 गलत है। तो 2 और 3 किस में हो जाएगा तो बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला पॉइंट है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्न में से किस एक स्थान से नहीं मिली है? किस एक स्थान से नहीं मिली है? तो देख लीजिए, ये आपके पुराना किला दिल्ली से मिला है, हसीनापुर मेरठ से मिला है, अतरंजी खेड़ा एटा से मिला है, जबकि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से नहीं मिला है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से नहीं मिला है। कुल कितने महाजनपद थे? तो यहाँ समझिएगा, कुल आपके जो महाजनपद थे वो आपके 16 थे, जबकि जनपद कुल कितने थे? तो 22 थे। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 516 ईसा पूर्व में भारत पर हुए ईरानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें है कि यह आक्रमण भारत की पश्चिमी उत्तर सीमा पर हुआ था, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। यह आक्रमण देरियस के नेतृत्व में हुआ था, ये भी पॉइंट ठीक है। देरियस ने पंजाब सिंध को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत घोषित किया, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। देरियस, जो देरियस है इसका जो संबंध है सासानी वंश से है, तो ये आपकी गलत है। जो इसका संबंध है ये आपके सासानी वंश से नहीं है। तो किस वंश से इसका संबंध है? तो आपको ध्यान रखना, इसका जो संबंध आपका है ये आपके है हखमनी वंश से, हखमनी वंश से, ठीक है। हखमनी वंश से इसका संबंध है। तो 4 बार आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सही कौन कौन हो जाएगा? 1 2 3 आपके सही हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन किनके ग्रंथ में विस्तृत वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है? विशाख दत्त के बुक में मिलता है, विशाख दत्त के बुक में मिलता है, ठीक है। जो विशाख दत्त हैं इनका किताब का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस किताब का नाम है। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन होते हैं? तो शुंग वंश के शासक होते हैं। जो शुंग वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया है 185 BC में, ठीक है, 185 BC में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? तो देख लीजिए कौन सा युग्म आपके सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो गुप्त राज क्षेत्र और अवस्थिति है तो अनुगंग मध्य गंगा का मैदान है, तो ये ठीक है। प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज इलाहाबाद को बोला जाता था। साकेत आधुनिक दिल्ली का क्षेत्र है, तो ये गलत। देखिए दिल्ली में एक साकेत लोकेशन है, लेकिन ये जो साकेत है गुप्त राज क्षेत्र बड़ा, ये कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान आपके अयोध्या है। वर्तमान आपके क्या है? अयोध्या का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद है मगध आधुनिक पटना, ये ठीक है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? तो सी आपकी गलत हो जाएगा। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजवंशों का शासन था? बहुत ही अच्छा सवाल है ना। तो किन राजवंशों का शासन था? तो मगध के गुप्त वंश है ना, उसके बाद थानेश्वर के पुष्पभूति, उसके बाद आपका है कन्नौज के मौरवी और बल्लवी के मैत्रक, बल्लवी के मैत्रक, ठीक है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में ये आपके राजवंश अपने उत्कर्ष में रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 6, 1 3
1 3 4 6, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो किसके द्वारा? तो अल्पतगीन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में एलवरी वंश का उत्थान हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है। ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो आप सभी को पता है कि ये गलत है। कहाँ बनाया था बताइए जब? तो लाहौर बनाया था। कहाँ? लाहौर को बनाया था, वर्तमान में पाकिस्तान में लाहौर है। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ये भी ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का इक़्तिदार उसका पुत्र आराम शाह था, तो ये गलत है। जो बदायूं का इक़्तिदार था कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है, इल्तुतमिश था। तो इसमें देखिए गलत कौन हो गया? 2 और 4 आपके गलत हो गया, तो इसका मतलब 1 और 3 क्या है? सही है। आपसे सच पूछ रहा है, तो 1 और 3, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग पेशेंस से ध्यान से देखिएगा तो आप इतना ज़्यादा सीखिएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो सेट है ना एनसीईआरटी पर वेस्ट है। और आपको याद ही है कुछ दिन पहले अतुल प्रसाद बोल चुके हैं कि लुसेंट भूल जाइए और एनसीईआरटी पर आइए, तो आपको आना है एनसीईआरटी पर। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? तो अच्छा पॉइंट है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? तो कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी किया था, जलालुद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसके शासनकाल में तमीशिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो ये ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कलानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था, ये भी ठीक है। अली गुरसाब का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, तो ये भी आपके पॉइंट ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपके ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि सही सुमेल करना है, सही को आपको आपस में मिलाना है, तो मिला लीजिए। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी से इसका संबंध है। अलाई दरवाज़ा इसे बनवाता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है कि जमाली कमाली मस्जिद, ये मोहम्मद बिन नहीं, जो जमाली कमाली मस्जिद है इसे बनवाता है इब्राहिम लोदी। कौन बनवाता है इसे? इब्राहिम लोदी बनवाता है। बेगमपुरी मस्जिद इसे बनवाता है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर और बुक्का के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें बंदी बना लिया था, तो बिल्कुल ठीक है। गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर वे हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित होते हैं, ये भी पॉइंट ठीक है। उन्होंने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया है, तो देखिए ये गलत है। जो हरिहर और बुक्का हैं जो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कब करते हैं? तो 1336 में करते हैं। और अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, अपनी राजधानी जो है हम्पी को बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? हम्पी को, है ना, हम्पी को भी बनाते हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अने गौड़ी को भी बनाते हैं, ठीक है। पहले अने गौड़ी को बनाते हैं और बाद में आपके हम्पी को बनाते हैं, है ना। तो 1 और 2 आपके सही हो जाएगा, जबकि 3 गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है, विदेशी यात्री और शासक। तो देख लीजिए, निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आते हैं, और कब आते हैं? 1420 में।
देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं। और जो निकोलो डी कोंटी हैं, इनका संबंध इटली से है। इनका संबंध कहाँ से? इटली से है। उसके बाद है अब्दुल रज्जाक, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आते हैं। ठीक है, जो अब्दुल रज्जाक हैं ये कहाँ के नागरिक हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ईरान के हैं। कहाँ के हैं? ईरान के। ठीक है, ईरान के नागरिक हैं। उसके बाद देखिए बारबोसा कृष्ण देव राय के शासनकाल में आते हैं, तो ये भी ठीक है। जो बारबोसा, इसका संबंध पुर्तगाल से है। उसके बाद देखिए कर्नाडिस नूनिज अच्युत देव राय के दरबार में आता है। सही है। जो कर्नाडिस न्यूनिज है, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये पुर्तगाल का घोड़ा व्यापारी था। पुर्तगाल का घोड़ा व्यापारी था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला है कि भक्ति आंदोलन के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है। शैव परंपरा को अपनाने वाले नैनार कहलाएं, ये भी ठीक है। वैष्णव परंपरा को अपनाने वाले अलवार का कहलाएं। ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या है आपके? ठीक है। तो 1, 2, 3 सारे ठीक है। तो पूछ रहा सत कथन, तो सत क्या हो जाएगा? डी। 1, 2, 3 है ना। बाबर के समकालीन सफावी लोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। सफावी राजवंश ने ईरान पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, तो ठीक है। सफावी लोग हजरत मोहम्मद को अपना पूर्वज मानते थे, ये भी ठीक है। सफावी सुन्नी संप्रदाय के पक्षधर थे, तो ये गलत है। सुन्नी नहीं, शिया। तो 3 आपके गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपके सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सुम्मिलित कीजिए। अधिकारी और विभाग, जो वरीद है इनका संबंध किससे है? तो वरीद जो हैं खुफिया अधिकारी हैं, खुफिया अधिकारी हैं। वाकिया नबीस सूचना अधिकारी हैं। उसके बाद है अमल गुजार, जो अमल गुजार हैं वो राजस्व अधिकारी हैं। काजी, काजी क्या हैं? तो काजी आपके न्याय प्रशासन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 हो गया ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है, विचार कीजिए। संगठन, नेता, जो आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा, इसके नेता राजा राम मोहन राय हैं, तो बिल्कुल ठीक है। जो आत्मीय समाज है इसकी स्थापना कब होता है? 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया जाता है 1867 में। उसके बाद है कि सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया जाता है ना। नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया जाता है। इसमें देखिए केवल सुम्मिलित कौन है? 1 सुम्मिलित है, बाकी 2 और 3 गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही पूछ रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिवाजी के अष्टप्रधान, इसके बारे में बीपीएससी पूछ चुका है। तो शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा इससे सही सुम्मिलित है? तो देख लीजिए। सर ए नौबत, ये सेनापति थे, तो बिल्कुल ठीक है। पंडित राव, ये कौन थे? तो धर्मार्थ और धार्मिक प्रशासन देखते थे। सुमंत कौन थे? देखिए सुमंत विदेश मंत्री थे। सुमंत कौन थे? विदेश मंत्री थे, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही कौन है? केवल एक सही सुम्मिलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आपके शिवाजी का प्रशासन था उसमें
पेशवा इंपॉर्टेंट पोस्ट था। पेशवा जो है ना वित्त और सामान्य प्रशासन देखता था और पेशवा आपके प्रधानमंत्री भी होता था। सर ए नौबत या सेनापति ये कौन थे? सैन्य कमांडर थे। अमात्य, अमात्य इसके बारे में लिख लीजिएगा। अमात्य, अमात्य कौन थे? तो महालेखाकार थे, महालेखाकार थे, है ना। उसके बाद है न्यायाधीश, आपको पता है कि न्याय देते थे और आपके सुमंत विदेश मंत्री थे। अगला है कि भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया, तो ये ठीक है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने इस उद्देश्य के लिए कोई भी मौद्रिक प्रावधान नहीं किया। देखिए मौद्रिक प्रावधान किया था, पैसा दिया था 1 लाख। कितना दिया था? 1 लाख। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 आपके गलत है और 1 आपके सही हो जाएगा और आपसे सही पूछ रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है, जो आपके ईसाई धर्म है उसे प्रचार के लिए भारत में अनुमति दे दिया गया था। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। देखिए जो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर है इसी का नाम क्या था? द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में, 1780 में, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिले में यह आंदोलन शुरू होता है। तो देखिए 1919 में नहीं, 1921 में होता है, तो ये आपके हो जाता सही, लेकिन क्या हो गया? ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिनके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई, ये आपके ठीक है। मदारी पासी एका आंदोलन के क्या थे? नेता थे, बिल्कुल ठीक है। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया, तो ये भी ठीक है। तो इसमें गलत केवल कौन है? ए गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1866 में। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी इसकी स्थापना कब होता है? बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, तो 1843 में। मद्रास महाजन सभा 1884 में। उसके बाद है कि बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में। तो सबसे पहले कौन होता है? तो बंग भाषा प्रकाशित सभा। उसके बाद आ जाइए सेकेंड में, तो 4-2-1-3, 4-2-1-3, 4-2-1-3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ था, तो ठीक है। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, तो ये भी ठीक है। इसमें सत्य कौन है? तो दोनों सत्य है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कंपनी शासन के विरुद्ध लोगों के आक्रोश और विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो देख लीजिए किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कंपनी शासन के विरुद्ध लोगों के आक्रोश और विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो देखिए नए करों का भारी बोझ था,
तो इस कारण से जो है ना आपके विद्रोह होता है भारत में। आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार, ये भी ठीक है। स्वदेशी उद्योग का विनाश, तो ये तीनों पॉइंट आपके ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है। तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। केंद्रीय, इंपीरियल और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, तो बिल्कुल ठीक है। कुछ गैर सरकारी सदस्यों के चयन में अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए एक तत्व को स्वीकार किया गया, तो ये भी आपका ठीक है। निर्देशन मंडल की सदस्य संख्या को घटाकर 18 कर दिया, तो देखिए ये 1892 का बात नहीं है, ये 1853 का बात है ना, तो गलत हो गया। 1 और 2 आपके सही हो जाएगा, और आपसे पूछ रहा सही, तो 1 और 2 हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, तो किसके द्वारा संगठित किया गया है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और जो खुदाई खिदमतगार है इसी को बोला जाता है लाल कुर्ती आंदोलन। आपसे पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती आंदोलन से किसका संबंध है, तो क्या बताइएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान बताइएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित कर लेना है, कर लीजिए। अधिनियम और प्रावधान, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पहला है कि 1833 का चार्टर अधिनियम का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना इसका संबंध है विधि निर्माण की शक्ति सब परिषद गवर्नर जनरल से सन्निहित, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। उसका हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम के बारे में समझिएगा। तो इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। 1858 का अधिनियम, इसमें है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि 1857 में क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह, मैंने बुलाए आप लोग जी। चलिए अगला देखिए, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, एकदम VVI पॉइंट है, एकदम VVI, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग सही से कर लिए हैं, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या अभिप्राय। नहीं बोलता कि भारत क्या एक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप लोग वीडियो को रोकिए, पढ़िए। ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। देखिए कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में आपको हम समझाएं तो भारत देश है ना, किसी बाहर के देश के दबाव में अपना कोई भी डिसीजन ना ले, तो हम क्या समझेंगे कि भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए इसको आप लोग जिनका सिलेबस पूरा हो गया है तो उसे प्रैक्टिस सेट के रूप में देख सकते हैं। और जो लग रहा है कि यार हम बहुत ही, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग जो है ना इसे ध्यान से देखिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो ये सेट है ना NCERT पर बेस्ड है ना। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कर लीजिए। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपयोग करता है किंतु कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए कर्तव्य को भी आपको पालन करना होगा, तो क्या हो जाएगा, पहला आपके हो जाएगा गलत। भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, ऐसा बात थोड़ा है। कोई विदेशी आदमी अमेरिका के भारत में रह रहा है तो क्या हो जाएगा भारतीय, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी सही नहीं है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, समझ गए ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है, तो कौन करता है। ये चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो को रोकिए और ध्यान से पढ़िए।
किसी व्यक्ति को प्राप्त अधिकार, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? एकदम नहीं। कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, ये भी गलत है, समस्त अधिकार थोड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ये पॉइंट क्या है? ठीक है। अब अगला पढ़िए। संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। जो मौलिक अधिकार है इस पर भी रोक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा कुछ परिस्थिति में। तो इसका जो सबसे ज़्यादा सही आंसर कौन है? सी है। इस प्रकार का सवाल आपके यूपीएससी पूछता है, लेकिन अब जो है ना बीपीएससी भी पूछने लगा है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आपके ठीक है। अधिकार परीक्षा की रीट उस समय जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो देखिए ये गलत है। जो अधिकार परीक्षा क्या होता है, किस अधिकार से आप इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, है ना, उसके लिए जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। अच्छा, एक पॉइंट देख लीजिएगा कि जो यहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट है जो रीट जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट है 226 के तहत, इसे नोट कर लीजिएगा। तो पहला सही है, दूसरा आपके गलत है। अगला देखिए, अगला है कि जब कोई भी शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उच्चतम न्यायालय उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश रीट जारी कर सकता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी कर सकता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। केवल 2 छोड़ के 1, 3, 4 आपके क्या है? सही है। तो 1, 3, 4 हो जाएगा, देख लीजिए, डी है ना। अगला देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो कौन करता है? आप सभी को पता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे बोलते हैं डीपीएसपी, जो संविधान के भाग 4 में आता है। अगला पॉइंट है, सरकार के स्वरूप के संदर्भ में असत कथन का चयन करना है। गलत कथन को आपको चयन करना है, तो कर लीजिए। लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। राजनीतिक समता अथवा स्वतंत्रता के सिद्धांतों को तानाशाही सरकारें स्वीकार नहीं करती हैं, तो ये भी ठीक है। तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर होती हैं, लेकिन वह जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करती है। देखिए, तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर नहीं करती है, वो अपने आप सत्ता प्राप्त करते हैं हथियार के दम पर, सेना के दम पर, लेकिन यह जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करती है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। आधा गलत, आधा आपके सही है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? तो सी आपके गलत हो जाएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रपति को राजनीतिक और नाम मात्र के प्राधिकार प्राप्त होता है। देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ये गलत है, संवैधानिक प्राप्त होता है। भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और लोकप्रिय के प्राधिकार प्राप्त होता है, तो ये भी आपके गलत है। लोकप्रिय का नहीं, नाम मात्र का। भाई, लोकप्रिय तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और नाम मात्र के प्राधिकार ताकत प्राप्त होता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो जो 3 वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी, क्योंकि 3 ही सही है ना। चलिए अगले पर आइए। मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकता है। एकदम सही बात है।
प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। देखिए, बर्खास्त ये करने के लिए राष्ट्रपति को कह सकते हैं, इसे आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से देखिए, प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री क्या देते हैं, राष्ट्रपति को लिखित देते हैं कि जरा इस मंत्री को हटा दीजिए, तो ये मंत्री थोड़ा फालतू वाला काम कर रहा है ना। तो देखिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसे सोल्व कीजिएगा, ठीक है। यानी जो हमने आज तक पढ़ा है ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इस मंत्री को क्या कीजिए, हटा दीजिए। प्रधानमंत्री खुद से बर्खास्त नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री खुद से बर्खास्त नहीं करते हैं, है ना। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर दिया गया है दोनों सही, दो भी दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, आप लोग उतना समझदार हैं। ऐसे एक बार जो है ना, जब अगला वीडियो अपना आएगा ना, तो वहाँ पर आपको हम बता देंगे इसके बारे में, आप लोग याद भी रखिएगा, हम आपको बताएंगे। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार कर लीजिए। भारतीय संसद द्विसदनात्मक है, तो सही बात है ना, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के उच्च सदन को लोकसभा, भारतीय संसद के उच्च सदन को लोकसभा और निम्न सदन को राज्यसभा। ये देखिए हो गया गलत, जबकि निम्न सदन इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं लोकसभा, है ना, जो उच्च सदन से बोलते हैं राज्यसभा। तो दो बोला हो गया गलत। लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक बात है, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें देखिए 1 और 3 सही है, बाकी 2 वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, सत्य कथन, तो 1 और 3 पर आइए ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। तो किसका है, कटौती प्रस्ताव का। किसका है, कटौती प्रस्ताव का। जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु किन राज्यों से संबंध राज्यपालों को स्वविवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो सिक्किम, नागालैंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन सभी के लिए प्रदान किया गया है। तो सारे हो जाएंगे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। तो चुन लीजिए। कथन ए, न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों को व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल ठीक बात है। यदि कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। ये भी पॉइंट आपका ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि आर जो है ना, ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना। सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए, ए और आर दोनों सही है, आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न कथनों में से असत कथन की आपको पहचान करना है। तो आप पहचान कर लीजिए। बोला है कि बिग बैंग सिद्धांत को आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है। तो बिल्कुल ठीक है। और देखिए 2018 में यूपीएससी सवाल पूछा था बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि क्या ब्रह्मांड फैल रहा है, स्टेटमेंट था, हाँ ब्रह्मांड फैल रहा है भाई, है ना। चलिए अगला है कि ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी प्रमाण एडविन हबल ने दिया था। ये भी पॉइंट आपका ठीक है। हायल ने ब्रह्मांड की संकोचन संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया। संकोचन नहीं, बोला कि भाई जो ब्रह्मांड अगर इतना ही वो है तो इतना ही वो है, ना फैल रहा ना फैल रहा ना कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके सी वाला तो गलत है। हाँ, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है, गलत है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। तो ये ठीक है। चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने
पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया। तो देखिए चैम्बरलेन और मोल्टन ने नहीं किया था, तो कौन किया था? ये किया था लाप्लास ने किया था, है ना। तो दो आपके गलत है। सर हेरोल्ड जेफरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुए हैं, तो ये पॉइंट आपके ठीक है। तो इसमें गलत कौन है? केवल आपके दो वाला गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है? तो देख लीजिए कौन सा शामिल है। उल्कापिंड शामिल है, चुंबकीय क्षेत्र शामिल है, गुरुत्वाकर्षण शामिल है, भूकंप शामिल है, सारे शामिल है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना भाग क्या है, तो बोलिएगा भारत का प्रायद्वीप है। कौन सा है? भारत का प्रायद्वीप। जब से इसका उत्पत्ति हुआ पानी में कभी डूबा ही नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय प्लेट की सीमा के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। भारतीय प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग शामिल है। तो सही बात है, जो आपके भारत का प्रायद्वीप है ना, वो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से क्या हुआ? टूट के अलग हुआ है और उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में हुआ, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। यूरेशिया प्लेट और गोंडवाना प्लेट। उसके बाद है कि पेंजिया के विभाजन के बाद भारत पूरब की ओर खिसकने से हिमालय का उत्थान हुआ। पूरब की ओर नहीं, उत्तर की ओर। कहाँ? उत्तर की ओर, ठीक है। तो ये आपके गलत हो जाएगा 3 वाला। तो 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे, 1 और 2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा एक बार आप लोग, देखिए ये अपना पृथ्वी है और बीच में स्थल था, बीच में स्थल था। जो स्थल है इसे बोलते हैं पेंजिया, इसे क्या बोलते हैं? पेंजिया। और जो पानी है, जो ये पानी है, इसे बोलते हैं पेंथलासा, इसे बोलते हैं पेंथलासा। बाद में जो पेंजिया है ना, 2 भाग में टूट गया। जो उत्तर वाला है, जो ऊपर वाला है, इसे बोल देते हैं यूरेशिया। इसे क्या बोलते हैं? यूरेशिया, लॉरेशिया, अंगारा लैंड, इसी को बोला जाता है। जबकि जो दक्षिण वाला है, इसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ठीक है। जो गोंडवाना लैंड है, इसी का भाग कौन है? प्रायद्वीप है। इसी का भाग कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इसी का भाग आपके अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, मेडागास्कर है। जबकि जो अंगारा लैंड है, यूरेशिया है, उसका भाग कौन कौन है? तो उत्तरी अमेरिका है। उसके बाद है यूरोप हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, और आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। ये सारे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। शुद्ध शुष्क हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो ये ठीक है। पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग सीमित है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिक विकिरण के लिए पारदर्शी है। ये देखिए उल्टा होगा, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, जबकि पार्थिक विकिरण के लिए क्या है? अपारदर्शी है। तो इसमें 3 आपके गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है। तो देखिए केवल आपके 3 गलत है, तो 3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन देखिए जो आपके ये क्वेश्चन बनाया गया था, यहाँ पर होना चाहिए था कौन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाता सी, क्योंकि इसका आंसर सी दिया गया है एरोटेरिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार क्या होगा? डी होगा, क्योंकि 3 है ही नहीं। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पहला है कि महासागरीय नित्तल का अपेक्षाकृत छोटा स्थल रूप कहाँ होता है? तो मग्न तट पर होता है। कहाँ पर होता है? मग्न तट पर होता है। समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत, ये कहाँ पर होगा? तो गाई आउट में होगा।
महासागरीय नितल पर उभरी हुई लंबी एवं पतली श्रृंखला ये कहाँ पर होगा? तो जलमग्न कटक पर होगा। महासागरीय नितल पर लंबी पतली तथा तीव्र ढालों वाली खाई ये कहाँ पर होगा? तो ये आपके होगा जलमग्न खाई में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती है? तो देख लीजिए कौन सी श्रेणी आपके पाई जाती है। बृहद हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, शिवालिक हिमालय पाई जाती है, जबकि गारो पहाड़ी, खासी और महादेव ये नहीं पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कि गारो, खासी, जयंतिया ये प्रायद्वीप का पार्ट है, ना कि हिमालय का पार्ट है, ना कि हिमालय का पार्ट है। महादेव जो महादेव पहाड़ियाँ हैं ये भी आपके प्रायद्वीप का पार्ट है ना। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2, 3। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट आप ध्यान से यहाँ पर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ समझिएगा। ये आपके ट्रांस हिमालय है, उसके नीचे बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और आपके शिवालिक। तो पूछेगा इसमें सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना हो जाएगा आपके ट्रांस हिमालय। सबसे नया कौन है? तो शिवालिक सबसे नया है। तो सिंपल याद रखना है कि सबसे पुराना, उसके बाद बृहद, लघु और आपके शिवालिक। ध्यान से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हिमालयी नदियों अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? तो देखिएगा, गोकुल का निर्माण करती है, गोकुल झील का, विसर्पण नदियाँ का निर्माण करती है और गुफित वाहिकाएं का भी निर्माण करती है। तो इसमें सभी का निर्माण करती है, तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। भारत के जलवायु अवस्था में अस्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, तो सही बात है। सर्दी के समय में द्रास एवं तिरुवनंतपुरम के तापमान में अधिक अंतर होता है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है, क्योंकि देखिए द्रास में बहुत ज़्यादा आपके ठंडा होगा, जबकि जो तिरुवनंतपुरम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके गर्मी होता है, तो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा कथन आपके सत्य है? तो दोनों कथन आपके सत्य है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण मतलब शीत का भी वनस्पति मिलेगा और उष्ण का भी वनस्पति मिलेगा। तो कहाँ पर मिलेगा? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में, पश्चिमी घाट क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हो जाएगा, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिएगा, ये अपना मान लीजिए भारत है ना, ये आपके कर्क रेखा है जी। तो आपको पता है कि कर्क रेखा, जीरो से कर्क रेखा और जीरो से नीचे मकर रेखा तक जो सूरज की रोशनी क्या है आपको डायरेक्ट पड़ती है, जबकि कर्क के ऊपर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है गर्मी भी पड़ेगा और आपके ठंडा भी पड़ेगा, लेकिन जो आपके कर्क रेखा से नीचे है यहाँ पर ज़्यादातर आपके गर्मी ही रहेगा, ठंडा यहाँ पर आपके कम ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हो जाएगा। भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किन आधारों पर किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किन आधारों पर किया गया है? तो मृदाओं की प्रकृति एवं गुणों के आधार पर किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। इसमें से जो सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, जो लेह है सबसे बड़ा जिला है। लेह लद्दाख आपको याद है ना, लद्दाख में कहाँ है? लेह है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कितना वन्यजीव अभयारण्य है? तो आपको याद रखना है 50 है। कितना है? 50 है। साथ ही आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र को गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
याद रखिएगा, गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से कौन सा जोड़ा आपके सही सम्मिलित है? तो देख लीजिए, लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है, ये आपके ठीक है। माइका, जो आपके माइका है ये भागलपुर में मिलता है, तो ये आपके गलत है। क्वार्टजाइट मधुबनी में, ये भी गलत है। लेड जिंक गया, ये भी आपके गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझिएगा, यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, कुछ पॉइंट को याद रखिएगा। अगर बोलेगा आपसे मैग्नीज, तो मैग्नीज में क्या बताइएगा? तो बताइएगा, सीधे बनाते हैं बिहार का मैप, ठीक है। अगर बोलेगा आपसे मैग्नीज, तो बताइएगा मुंगेर और गया। मुंगेर और गया आपको बताना है, ठीक है। मुंगेर और आपके गया हो जाएगा, ठीक है। मुंगेर और गया हो जाएगा। अगर बोलेगा कोयला कहाँ मिलता है, तो कोयला बोलिएगा औरंगाबाद में। कहाँ पर बोलिएगा? औरंगाबाद में। अगर बोलेगा चूना पत्थर, तो क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा रोहतास और कैमूर। आपको पता है ना बिहार का मैप, कैमूर और रोहतास। गंधक बोलेगा तो क्या बोलिएगा? रोहतास। क्या बोलिएगा? रोहतास, ठीक है। अगर शीशा बोलेगा तो क्या बोलिएगा? भागलपुर, है ना, भागलपुर। इतना याद रखिएगा। अगर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि बॉक्साइड भी कहाँ पर होगा? तो मुंगेर में। और बेरिलियम ये कहाँ पर होगा? तो बेरिलियम आपकी गया और नवादा में। बेरिलियम कहाँ पर होगा? गया और नवादा में। ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि अरे यार क्या क्या बताते रहते हो, तो अपना ज़िंदगी के बारे में समझ लीजिएगा और बीपीएससी छोड़ दीजिएगा, है ना। अगर आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई को रोका नहीं है। उसके बाद देखिए, व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुर्खियों में रही है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग को जारी किया है? तो देख लीजिए, जो व्यापार सुगमता सूचकांक रैंकिंग है, ये कौन जारी किया है? तो विश्व बैंक आपके जारी किया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है, जो विश्व बैंक है और कौन सी रैंकिंग जारी करता है, तो आप सभी को पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता था? विश्व बैंक, जिसे अब बंद कर दिया गया है। अगर पूछेगा कि मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। बोलेगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अगला है वैश्विक वित्तीय अस्थिरता विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और कुल कितने मेंबर हैं वर्तमान में? तो 190 मेंबर हैं। और 190वां मेंबर कौन है? तो एंडोरा है। कौन है? एंडोरा है। कौन है? एंडोरा है। साथ ही आपको याद रखना है, इसके जो पहले आप पढ़े हैं विश्व बैंक, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में ही है ना। अगला देखिएगा, कौन आपके सुमृत नहीं है? वैज्ञानिक और संबंधित तथ्य। तो देख लीजिए, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, बिल्कुल ठीक है। कैरोलस लिनियस वर्कीय विज्ञान के जनक हैं। इवानोव्स्की विषाणु विज्ञान के जनक है। ये तीनों आपके सही है। जबकि लुई पास्चर जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, ये आपके गलत है। ये क्या है? गलत है। आपको ध्यान रखना है कि जो जीवाणु विज्ञान है, इसका जनक कौन है? तो लुवेन हॉक है। आप सभी को पता होगा, लुवेन हॉक, ठीक है, याद रखिएगा। तो डी आपके गलत हो जाएगा और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए, यह पूर्णतः जलीय एवं अविभेदित
पादप है, तो ठीक है। यह पादप वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लाल, पीले, हरे रंग आदि के होते हैं, तो ये भी ठीक है। उसके बाद है कि इलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्बा, रिक्सिया आदि कुछ प्रमुख शैवाल के नाम हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो ये रिक्सिया है ना, ये शैवाल नहीं है, ये क्या है, ये आपके है ब्रायोफाइटा है। क्या है, ब्रायोफाइटा है। तो इस कारण से जो 3 वाला ऑप्शन है ना, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2 आपके सही हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस बार का जो सेट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है एटोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है, क्या कारण है कि जो किंग कोबरा है अपना घोंसला बनाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो है ना अंड प्रजक सर्प, मतलब अंडा देता है, जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले क्या करता है, पहरेदारी करता है। इस कारण से घोंसला बनाता है कि अपना जो हम अंडा है अपने घोंसले में देंगे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि कथन 1 और कारक आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो चयन कर लीजिए। अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है, तो बिल्कुल ठीक है। अमीबा में पोषण हेतु कूट पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों सही तो है, लेकिन आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभाज्य उत्तक के प्रकारों का उनके कार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। उत्तक का प्रकार और उसका कार्य। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, इसका काम क्या है, तो तने की लंबाई बढ़ाना इसका काम है। पार्श्व विभाज्य उत्तक, इसका काम है तने की मोटाई बढ़ाना। अंतविष्ट विभाज्य उत्तक, इसका काम है तने की लंबाई बढ़ाना। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखना है कि द्वितीय विभाज्य उत्तक तने की लंबाई बढ़ाना काम है, ये आपके गलत है। जो द्वितीय विभाज्य उत्तक है इसका काम है मोटाई बढ़ाना, ठीक है, मोटाई बढ़ाना इसका काम है, ना कि लंबाई। तो डी आपके गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है? जीवों में विभिन्नताएं कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न करती है? तो लैंगिक जनन ये करती है, कायिक जनन नहीं करती है, अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन ये करती है, उत्परिवर्तन ये भी करती है, अर्धसूत्रीय विभाजन ये भी करती है, क्लोनिंग नहीं करती है। तो 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवन की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से असत कथन की पहचान करना है। तो असत कथन की आप पहचान कर लीजिए। सारे को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में स्वपोषी होती है, तो गलत होता है, परपोषी होता है, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है, गलत है। बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिए। जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से आदि सागर में हुई, जिसे हेल्डेन ने प्रीबियोटिक सूप कहा है। जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है। और ये भी जो पॉइंट है ना 2018 के यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है कि निम्न में से असंगत युग्म कौन सा आपके है? भोज स्रोत और खनिज तत्व विटामिन, तो देख लीजिए। इसमें है कि मछली नमक, इसमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, तो ये आपके गलत है, ये आपके गलत है, ठीक है। मछली नमक इसमें क्या मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है आयोडीन मिलेगा, सोडियम मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। दूध केला में फास्फोरस मिलेगा, पालक सेब में लोहा मिलेगा, दूध अंडे में कैल्शियम मिलेगा। तो ए आपके गलत हो जाएगा। विटामिन डी आपको पता है कहाँ से मिलता है, ज़्यादातर आपके धूप से मिलता है।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। प्रमस्तिष्क का भाग और कार्य। जो प्रमस्तिष्क है इसका काम क्या है? तो इसका काम है स्मृति एवं तर्क का केंद्र होता है प्रमस्तिष्क। हाइपोथैलेमस आप सभी को पता है ताप नियामक केंद्र होता है, ताप को रेगुलेट करता है। मेंडुला इसका क्या काम है? तो जबकि मेंडुला इसका काम है श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर का रेगुलेशन करना इसका काम है। अनुमस्तिष्क इसका काम है पेशीय संतुलन बना के रखना इसका काम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। राशियां और आपके मात्रक है। आवृत्ति किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में, ध्वनि डेसिबल में, ऊर्जा अर्ग में, ऊष्मा कैलोरी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित है। इसमें से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए। दूरी का मान 0 होता है, दूरी का मान 0 होता है, ये आपके गलत है। दूरी का मान 0 कभी नहीं होगा। दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होता है, ये भी आपके गलत है। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के दुगने के बराबर होता है, ये भी गलत है। विस्थापन का मान 0 होता है, ये आपके ठीक है। जो विस्थापन का मान कितना होता है? तो 0 होता है। तो 4 आपके सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल असंपर्क बल के उदाहरण नहीं? ध्यान रखिएगा, असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है। तो 2 सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, ये आपके असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है। चुंबक द्वारा लोहे पर लगाए गए बल, ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपके संपर्क बल नहीं है। 2 वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल, ये क्या है? तो असंपर्क बल नहीं है। ठीक है, असंपर्क बल नहीं है। सिंपल से याद रखना है कि 2 आपके सतह है तो आपस में घर्षण करेगा। 2 रस्सी को खींचेंगे तो क्या करेगा? वो भी आपके घर्षण करेगा। जबकि 2 और 3 आपके नहीं करेगा। और आपसे पूछा गया है असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं होगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। और इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिणाम तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है, तो आपके बराबर नहीं होता है। विस्थापन के गुणनफल के तुल होता है, तो आपके पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि कार्य में केवल परिणाम होता है, कोई दिशा नहीं होता है, तो ठीक है। यदि वस्तु विस्थापित नहीं होता है तब वस्तु पर किया गया कार्य 0 होता है, ये भी आपके सही है। तो गलत कौन है? केवल आपका एक गलत है, केवल एक गलत है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। कौन सा कथन आपके असत्य है? न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो सही बात है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, मतलब मजबूत बल है, नहीं, एक मजबूत बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। तो देखिए, प्रतिकर्षण नहीं होता है, केवल आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो 2 और 3 आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल एक सही है और आपसे गलत पूछा गया था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कौन सा या से कथन आपके सही है? तो देख लीजिए। प्लास्टिकता का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है, तो ठीक बात है। उसके बाद है कि इलास्टिकता, प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह
प्रत्यारोपित बल हटने पर अपनी प्रारंभिक आकृति व आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये दोनों पॉइंट आपका ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और इसमें से सत्य कथन आपको बताना है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के मध्य अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। तो ये पहला पॉइंट आपका ठीक है। अगर किसी के पास ज़्यादा टेम्परेचर है तो कम वाले के पास क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऊष्मा को केवल केल्विन में व्यक्त किया जाता है, ये आपके गलत है। केवल केल्विन में व्यक्त किया नहीं जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊष्मा को जो है जूल में, किसमें, जूल में व्यक्त किया जाता है, जबकि केल्विन में ताप को व्यक्त किया जाता है। तो इसमें आपके दो गलत हो जाएगा, एक आपके सही हो जाएगा। आप पूछा है सत्य, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन आपके असत्य है। देखिए अब क्या कीजिएगा कि आप सबसे पहले चेक कीजिएगा कि आपसे सवाल क्या पूछा गया है, असत्य की सत्य पूछा गया है, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न आपके बदल गया है। इसमें पहला है कि प्रत्येक दोलनीय गति आवर्त गति होती है, तो पहला पॉइंट आपका ठीक है। वर्तुल गति, सर्कुलर गति दोलनीय गति होती है, तो ये आपके गलत है। प्रत्येक आवर्त गति दोलनीय गति होती है, ऐसा भी नहीं है। तो असत कौन कौन हो जाएगा, आपके 2 और 3 हो जाएगा, केवल एक आपके सही हो जाएगा। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआईआई में किसका उपयोग नहीं होता है, तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो एक्स किरण का उपयोग किया नहीं जाता है। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये ठीक है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो पूछ रहा है सही, तो दोनों आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है, तो कौन आपके जो है रासायनिक परिवर्तन को दिखाता है, तो देख लीजिए। इसमें है कि लोहे का चुंबकन और द्रव का संघनन, ये आपके भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना, ये क्या है, तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। ये आपके रासायनिक परिवर्तन है, आपसे पूछा गया रासायनिक परिवर्तन, तो सी इसका राइट आंसर होगा 3 और 4। नेक्स्ट है कि आयनिक बंधन के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इनके निर्माण में एक तत्व विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए तथा दूसरा तत्व आवेशहीन होना चाहिए। तो ध्यान रखना यहाँ पर गलत है, एक तत्व अगर विद्युत ऋणात्मक होगा तो दूसरा विद्युत धनात्मक होगा, ठीक है। उसके बाद है कि एक तत्व की अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये ठीक है, तथा दूसरे तत्व की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसमें देखिए पहला आपके गलत है, दूसरा आपके सही है। तो पूछ रहा कि गलत कथन कौन है, तो ए आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो ठीक है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा हो गया, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भर गया है, तो सही है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार
बढ़ता है। अगला कि धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धात्विक अभिलक्षण जो आवर्त में क्या होता है, ये घटता है, आपके घटता है, जबकि नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो डी आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल उत्तरदायी है, तो सही है। दांत के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें दोनों आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन आपके सही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है, सूची 1 और सूची 2 है। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यह ठीक है। सेबिन कीटनाशक है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरेंस ये क्या है, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये आपके गलत है। क्या है, आपके गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, जो फ्लोरेंस क्या है, तो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का क्या है, अपरूप है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है कि एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके सही नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा आपके सही इसमें नहीं है। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है, ये भी ठीक है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ये भी ठीक है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को कमज़ोर बनाता है। क्या बनाता है, कमज़ोर बनाता है। ठीक है, तो डी वाला क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है मजबूत और यहाँ पर लिखा गया है सकारात्मक, यहाँ होगा नकारात्मक। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और कौन सा कथन इसमें सही है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने NSAC राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया, तो बिल्कुल ठीक है। यह सरकार को नवाचारों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत आधार बनाने के उपायों पर सलाह देता है, तो ए पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें 1 और 2 आपका दोनों ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, तो बिल्कुल ठीक है। मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, तो आपको गलत है। व्यष्टि की समझ नहीं आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा और पहला आपके सही, आपसे पूछा है सही आंसर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मूल्य वर्धित कर वैट संग्रह की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह एक बहुबिंदु कर संग्रह है, तो बिल्कुल ठीक है। यह कर पर कर लगाने की अनुमति देता है, तो ऐसा अनुमति नहीं देता है। यह अल्प अवधि के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, एकदम गलत है, नहीं बढ़ाता है। महंगाई को नहीं बढ़ाता है। इसे गरीबी समर्थक कर प्रणाली कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें सही 1 और 4 है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित कारकों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। अब पूछा है कि कौन सा कथन आपके, हाँ, कि कौन सा कारक जो है सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय गणना किया जाता है, तो देख लीजिए। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का व्यय जो निर्यात किया जाता है लेकिन देश के भीतर बिक्री नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय निजी उपभोग
ये दोनों को शामिल किया जाता है। राष्ट्र में उत्पादित नहीं होने वाले आयातों पर व्यय, ये आपके गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारक मुख्य उद्योग को आरंभ में निजी क्षेत्र के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाने को प्रेरित करता है या करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि शुरुआत में जो है कौन सा उद्योग को, जो कोई सा उद्योग है उसमें सरकारी पैसा लगता है, प्राइवेट नहीं, उसके पीछे क्या कारण है। तो बड़ी मात्रा में पूंजी और औद्योगिक की आवश्यकता होती है। तो सही बात है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो मैक्सिमम कंपनियां हैं वो भारत सरकार के द्वारा लगाया गया था। बड़ी मात्रा में पूंजी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिक की कमी, ये आपके गलत है। उपभोक्ताओं की निम्न क्रय शक्ति, देखिए अगर जो उपभोक्ता है उनकी क्रय शक्ति कम है तो जो निजी कंपनी है उसका उत्पादन नहीं करेगी। निजी कंपनी उसी चीज़ का उत्पादन करती है जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 गलत हो गया, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो आप लोग विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन आपके सही है। इसका गठन 2016 में एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया, तो ठीक है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं में कॉरपोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, ये भी ठीक है। यह बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रबंध निर्देशकों का चयन करता है, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपके सत्य है। तो देख लीजिए, प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया है, तो ठीक है। यह प्रणाली 2 पोर्टलों के माध्यम से चलती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन और अन्न वितरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी मुआवजा उपकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह उपकर जीएसटी राज्यों का मुआवजा अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। निर्यात या आयात किए जाने वाले सामानों पर उपकर लागू नहीं होता है, तो लागू होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पूछा गया कौन आपके सही नहीं है, तो 2 आपके सही नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकुलन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सही है। तो सारे को ध्यान से आप पढ़ लीजिए और इसमें देखिए कौन सही है। तो जब उद्योगों को किसी प्रमुख उद्योग के निकट से लाभ होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई देखिए एक उद्योग यहाँ पर आता है, मान लीजिए इस इलाके में पूरा ये इलाका है और यहाँ पर कोई एक उद्योग आता है, तो इससे संबंधित बहुत सारे आपके उद्योग यहाँ पर आसपास स्थापित हो जाते हैं, अगर बड़ा उद्योग है तो तब। ठीक है, अगला कि अंतर फसलीकरण इंटरक्रॉपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। और आपसे पूछा है कि कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। इसमें कि अंतर फसलीकरण का मुख्य उद्देश्य मुख्य फसल की पंक्तियों के बीच की जगह का उपयोग करना है, तो सही बात है। जैसे यहाँ फसल लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, बीच में खाली है, तो इसका उपयोग करना इसका उद्देश्य है। अंतर फसलीकरण में मुख्य और अंतर फसल के बीच प्रतिस्पर्धा होता है, तो ऐसा नहीं है, अगर प्रतिस्पर्धा होगा तो फसल खराब हो जाएगा। मिश्रित फसल का मुख्य उद्देश्य फसल खराब होने के खिलाफ बीमा है, तो बिल्कुल ठीक है। मुख्य फसल में फसल समान अवधि की ही हो सकती है और नहीं भी, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो 1, 3, 4 आपके सही है, 1, 3, 4, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना की विधि नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपकी विधि नहीं है। उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, ह्रासमान विधि नहीं है। नरसिम समिति 1 और 2
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। जो नरसिम्हा समिति 1 है, इसका गठन कब हुआ था? 1991 में। और 2 कब आता है? 1998 में। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और कौन सा कथन आपके सही बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र में जीव मंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो बिल्कुल ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र सदैव आकार में बड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, छोटे भी हो सकते हैं। जब कोई पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ होता है तो इसका मतलब है कि सभी तत्व संतुलन में रहते हैं और स्वयं को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो ये आपके 3 सही हो जाएगा, 3 सही और आपका 1 सही। चौथा देखिए, वर्षा, ऊर्जा, तापमान जैविक घटक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके अजैविक घटक हैं। ये क्लास 10th का है, क्लास 10th का है, ठीक है। तो इसमें 1 और 3 आपके क्या हैं? 1 और 3 आपके सही है। 1 और 3 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा यह से विकल्प हाथी गलियारों के लिए खतरा हो सकता है या सकते हैं? तो कोयला खनन क्षेत्र होता है, लौह अयस्क खनन ये भी होता है, भवनों का निर्माण, रेलवे का निर्माण ये भी होता है, बिजली की बाड़ का निर्माण ये भी होता है। तो सारे आपके इसमें ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लू कार्बन क्या है? आप सभी लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। ब्लू कार्बन क्या है? यह सांकेतिक वनस्पति द्वारा आयोजित तटीय, जलीय और समुद्री कार्बन सिंक है। अगला कि हाल ही में खबरों में रहा लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल क्या है? तो ध्यान रखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल मानवीय भाषा को समझने एवं जवाब देने में सक्षम एक प्रणाली है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के शांति निकेतन को 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो आपकी गलत हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के होयसल के पवित्र स्मारकों के समूह 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो 41वां नहीं 42वां, ठीक है, दोनों उल्टा कर दिया गया है। होयसल के पवित्र स्मारकों में शामिल चेन्ना केशव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, तो यह पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें 3 आपके सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अडॉप्ट ए हेरिटेज 20 के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यही योजना संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो बिल्कुल ठीक है। इस योजना के माध्यम से कॉरपोरेट हितधारकों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों को संरक्षण में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो दोनों आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि G20 सम्मेलन में प्रदर्शित प्रमुख कलात्मक वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा युग्म आपके सही सम्मिलित नहीं है। इसमें पहला है कि लोंगोक्पी पॉटरी मणिपुर के तंगरबुल नागा जनजाति इस मिट्टी के बर्तन का निर्माण करती है। इसके निर्माण में चक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ठीक है। अराको वैली कॉफ़ी, ये कॉफ़ी ब्राज़ील के अमेजन नदी घाटी में उगाई जाती है। देखिए गलत है, ये जो अराको वैली कॉफ़ी है ये बीपीएससी एक बार पूछ चुका है इसके बारे में। ये कहाँ पर होता है? तो आंध्र प्रदेश के सुरमय अराकू घाटी में होता है। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश के सुरमय अराकू घाटी में उगाया जाता है। अरेबिका प्रकार की उत्कृष्ट कॉफ़ी होता है, जो आपके अरेबिका कॉफ़ी होता है वो बेहतर कॉफ़ी आपके होता है, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा? बी आपके गलत हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी और भी देख लीजिए। भेड़ ऊन स्टोल हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर की बौद्ध, भूटिया और गुज्जर
वक्करवाल जनजातियों द्वारा इसे तैयार किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। पवन वासुरी, इसे छत्तीसगढ़ में बस्तर की गोंड जनजातियों द्वारा तैयार किया जाता है। ये पॉइंट आपका ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाल के समय में चीन भूटान सीमा तनाव काफ़ी बढ़ा है। भूटान के किन किन क्षेत्रों में, ये भूटान के किन क्षेत्रों में चीन ने अपना अवैध कब्जा कर रखा है? तो डोकलाम, जकारलुंग, पासमलुंग में, ये तीनों आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों पर कब्जा कर रखा है चाइना ने अवैध रूप से। हाल ही में यूरोपियन यूनियन द्वारा कार्बन सीमा कर किन वस्तुओं पर आरोपित किया गया है? तो किस पर आरोपित किया गया है? इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन, बिजली पर किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार पर नहीं किया है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रक्षा क्षेत्र से इसका संबंध है। सुर्खियों में रहे शब्द विजन 5T का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सुशासन से है। 5T का मतलब क्या होता है? तो पहला टी का मतलब होता है टाइम, दूसरा का टेक्नोलॉजी, तीसरा का टीम वर्क, चौथा का ट्रांसपेरेंसी और पांचवा का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। स्थापना कब होता है? 2009 में होता है। मुख्यालय अबू धाबी में है। मुख्यालय अबू धाबी में है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे 64 योगिनी मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। भारत की नई संसद भवन की इमारत 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है, तो आपके गलत है। नई संसद भवन नहीं, पुरानी संसद भवन थी। यह मंदिर उत्तर प्रदेश में है, गलत, मध्य प्रदेश में है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात वंश के राजा देवपाल ने करवाया, तो ठीक है। तो केवल 3 ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला है कि हाल ही में गुजरात के अपतटीय तलछट में खोजे गए वैनेडियम दुर्लभ धातु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। इस धातु का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। ब्राज़ील वैनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये भी ठीक है। इस धातु में तन क्षमता नहीं होती है, तो होती है। यह धातु मुख्य रूप से केवल पेट्रोनाइट खनिजों में पाया जाता है, तो आपके गलत है, ये आपके गलत हो जाएगा। देखिए जहाँ पर केवल आ जाएगा तो वहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। तो इसमें बोला गया असत, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? असत, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन आपके गलत है। हाल ही में कैमरून द्वीप को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो ठीक है। कैमरून द्वीप पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी कैरेबियन सागर में नहीं, पश्चिमी कैरेबियन सागर में स्थित है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। केमैन द्वीप 3 द्वीपों ग्रैंड केमैन, केमैन ब्रेक और लिटिल के कैन से मिलकर बना है, तो आपके ठीक है। तो इसमें गलत कौन है? केवल 2 आपके गलत हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खबरों में रहे रिवर डॉल्फिन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। एशियाई और दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देशों ने रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा को अपनाया है, तो देखिए एशिया और दक्षिण अमेरिका के लगभग 12 देशों ने अपनाया है, सभी ने नहीं अपनाया है, तो गलत हो गया। रिवर डॉल्फिन
के लिए वैश्विक घोषणा को अपनाने वाले देशों में पाकिस्तान शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान आपके शामिल है। तो ये भी क्या हो गया, आपके गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है, तो डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। यूनेस्को के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत के 2 शहरों मध्य प्रदेश और उड़ीसा को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो आपके गलत है। मध्य प्रदेश और केरल को शामिल किया गया है। केवल फिल्म एवं डिजाइन के क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क में शहरों को शामिल किया जाता है, तो आपके गलत है। केवल फिल्म और डिजाइन में नहीं, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है कि टोटल आपके 7 क्षेत्रों में जो है किसी भी शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क में शामिल किया जाता है। तो 1 और 2 आपके दोनों गलत है, 1 और 2 आपके दोनों गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो है श्रीनगर को शिल्प व लोक कला श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि जयपुर को शिल्प और लोक कला श्रेणी में भी शामिल किया गया है, जयपुर और श्रीनगर दोनों को। जबकि संगीत में वाराणसी और चेन्नई को शामिल किया गया है। यहाँ पर एक बार देखिएगा, संगीत में जो है वाराणसी और चेन्नई को शामिल किया गया है, वाराणसी और चेन्नई को। जबकि मुंबई को जो है आपको याद रखना है फिल्म श्रेणी में शामिल किया गया है। हैदराबाद के बारे में ध्यान रखना है कि गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि हालिया घटनाक्रम से संबंधित शरणार्थी के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। केंद्र सरकार के पुनर्वास व्यवस्था के तहत उन्हें त्रिपुरा में अस्थायी निवास दिया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में पहली बार बुरु शरणार्थी को त्रिपुरा में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया गया, तो लेने दिया गया, ये आपकी गलत है। बुरु जनजाति को रियांग के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट आपका ठीक है। पूछ रहा है कि इसमें सत्य कौन है, तो 1 और 3 आपके सत्य है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खबरों में रहे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा आपके गलत है। ये योजना जो है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लॉन्च किया गया है। इसके तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक विद्यार्थी की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी, तो ये ठीक है। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को 11 अंकों की विशिष्ट संख्या प्रदान की जाएगी, 11 अंक नहीं 12 अंक की, तो डी आपकी गलत है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। पूर्वी कॉरिडोर खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा, ये आपके गलत है। उत्तरी कॉरिडोर भारत की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ेगा, ये दोनों गलत है। देखिए दोनों क्या होगा, जो पूर्वी कॉरिडोर है यह भारत की खाड़ी क्षेत्र को जोड़ेगा, जो उत्तरी है खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ेगा, तो इसमें कोई भी आपके सम्मिलित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी डीप सी न्यूट्रोनो टेलीस्कोप का निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। इस टेलीस्कोप को घोस्ट पार्टिकल्स का पता लगाने के लिए बनाया गया है, ये बनाया जा रहा था, तो बिल्कुल ठीक है। इसमें दोनों पॉइंट आपका क्या है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डीप न्यूट्रोनो टेलीस्कोप का निर्माण है ये कहाँ पर हो रहा है, तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में हो रहा है, प्रशांत महासागर में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके
असत्य है। कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान का नाम हामून दिया गया, तो ठीक है। हामून नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखना है सऊदी अरब के द्वारा नहीं, ईरान के द्वारा। तो पूछा है कि कौन सा कथन आपके इसमें गलत है, तो केवल आपके 2 गलत है। ब्लू बॉन्ड के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और कौन आपके सही है। हाल ही में भारत में आधिकारिक रूप से ब्लू बॉन्ड जारी किया गया है, तो भारत में अभी तक जारी नहीं किया गया है। विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड वर्ष 2008 में सेशल्स द्वारा जारी किया गया है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो पूछा सत्य कौन है, तो केवल 2 ऑप्शन आपका ठीक है। बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है, तो पश्चिमी चंपारण में। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत जिन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, वो बिहार के किस शहर के रहने वाले हैं? इनका संबंध, तो हाजीपुर से इनका संबंध है, जो वैशाली जिला है। सुशासन के कार्यक्रम के किसके तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 को लागू करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है? 2020 से 25 7 निश्चय 2 को लागू करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रमंडल, ध्यान रखिएगा, प्रमंडल का किशोरवय लिंग अनुपात राज्य के औसत से अधिक है? कहने का मतलब है कि किस प्रमंडल का जो किशोर हैं उनका लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? तो सारण का। किसका? सारण का। कितना है? तो 930 है। 930 है 1000 में। कितने प्रमंडल हैं? तो कुल आपके 9 प्रमंडल है, ठीक है। बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम कब की गई? तो आपको ध्यान रखना है 1973 में। 1973 में। झारखंड में 2001 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य सचिवालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 188 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 188 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 178 में क्या लिखा गया है? तो विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 182 में तो आपको ध्यान रखना है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो पहला किया गया है महाकश्यप, दूसरा सवाकामी, तीसरा मोगलीपुत्रस, चौथा वसुमित्र, और चौथा के उपाध्यक्ष कौन है? तो अश्वघोष हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय का उद्भव हुआ? तो भद्रबाहु के संबंध में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया? तो 1225 में किया गया था। 1225 में। गगनयान के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है एवं इसमें गलत कथन का चयन करना है, तो देख लीजिए गलत कथन। गगनयान को मिशन GSLV मार्क 3 द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया जाएगा, तो आपके गलत है। ये किया जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, ना कि GSLV मार्क 3 से, ठीक है। गगनयान मिशन को पृथ्वी की निचली कक्षा लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक में भेजने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो बिल्कुल ठीक है। इस मिशन में क्रू एस्केप सिस्टम भी शामिल है, ये भी ठीक है। तो गलत कौन है? केवल ए आपके गलत है। 4G एवं 5G के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। 4G की विलंबता 200 मिलीसेकेंड जबकि 5G की विलंबता 5 मिलीसेकेंड, ये आपके दोनों गलत है।
5G सुविधा के लिए बेस स्टेशन के रूप में सेल टावर्स का उपयोग किया जा रहा, तो ये भी आपके गलत है। पूछ रहा सत्य कौन है, कोई भी आपके सत्य नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको टेलीग्राम पर जो है ना 4G और 5G में क्या अंतर है, इसका हम आपको फ़ोटो दे देंगे, ठीक है, वहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। इसकी सहायता से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करना सस्ता होता है। क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति सीमित है। दोनों पॉइंट आपका क्या है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। LCH को हवा से हवा और हवा से पानी के लिए मिसाइल हमले के लिए विकसित किया गया है, तो ये आपके गलत है, मिसाइल हमले के लिए नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उत्पाद है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। सही कौन है, केवल बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्रीय मार्ग निर्देशन उपग्रह तंत्र IRNSS के मार्ग निर्देशन तंत्र को साझा करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें कि IRNSS अपने उपयोगकर्ताओं को मानक स्थिति निर्धारण सेवाएं प्रदान करता है, तो बिल्कुल ठीक है। नाविक केवल भारत के भीतर ही सेवाएं प्रदान करता है। देखिए केवल आगे फिर से गलत हो गया, भारत में नहीं, जो भारत का सीमा है उससे 1500 किलोमीटर दूर तक अपनी सेवाएं दे सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला सही दूसरा गलत। तीसरा, नाविक L5 को अंतर्वैश्विक मार्ग निर्देशन उपग्रह तंत्र अनुप्रयोगों के लिए समुद्री सेवाओं के लिए रेडियो तकनीकी आयोग में शामिल किया गया है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो 1 और 3 आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, उनका नाम क्या है, तो AM राय, मानवेंद्र नाथ राय। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना गया है, तो अनुग्रह नारायण सिंह को। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो श्री कृष्ण से इन्हें बिहार केसरी बोला गया है, जबकि कर्पूरी ठाकुर को जन नायक बोला गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आप सभी को पता है भाग 17 में। उसके बाद मैथ का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल पहला है, इसे आप लोग ध्यान से बनाइएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपके सी होगा, 4920। 142 का हम आंसर बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। तो जो 142 है इसका आएगा आपके 1200, तो डी होगा। 143 2000 बी। 144 बी। 145 बी। 146 का ए। 147 सी। 148 ए। 149 ए। 150 सी। टोटल 150 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को आपको लाइक भी करना है, ठीक है। थैंक यू।